आज हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। आपने निश्चित रूप से राशियों के वर्ण के बारे में अवश्य पढ़ा होगा, पर क्या आपने कभी ध्यान दिया कि फलित ज्योतिष में राशि के इन वर्णों का क्या महत्व है और फलित में सीधी तरह से इनका कैसे उपयोग किया जाता है। अक्सर कहा जाता है कि अमुक जातक अमुक वर्ण का है, पर इसके सही मायने क्या हैं? पंडित जी के मुंह से यह सुनकर कि बालक क्षत्रिय वर्ण का है, ब्राह्मण वर्ण का है, वैश्य वर्ण का है, तो बड़े खुश हो जाते हैं। यदि पंडित जी कहते हैं कि इसका वर्ण तो शूद्र है, तो थोड़े निराश भी हो जाते हैं। अब देखिए, जातक का लग्न जिस राशि में है उसका वर्ण वही होता है। मेष, सिंह और धनु ये तीन क्षत्रिय वर्ण की राशियां हैं। तो यदि लग्न इन तीनों राशियों में से किसी भी राशि का है तो उस जातक का वर्ण क्षत्रिय होगा। अब क्षत्रिय वर्ण का सुनकर हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि जातक शासक वर्ग से होगा, राजा होगा, राज्याधिकारी होगा, लेकिन इसका प्रैक्टिकली इस रूप में फलित नहीं होता है। अभी थोड़ी देर बाद में हम इसको विस्तृत रूप से समझते हैं। ऐसे ही वृष, कन्या और मकर ये तीन वैश्य वर्ण की राशियां हैं और इन तीनों ही राशियों में से किसी राशि का लग्न हो तो वह वैश्य वर्ण का जातक होता है। अब सामान्य तौर पर तो हम यही समझते हैं कि वैश्य वर्ण में पैदा हुआ है तो जातक अवश्य वैसे ही होगा, वैश्य का ही कर्म करेगा। प्राय देखने में यह भी आता है कि वैश्य वर्ण के अनेकों जातक शासनाधिकारी भी होते हैं, वैश्यगिरी में भी होते हैं, नौकरी में भी होते हैं, उद्योगपति भी होते हैं और राजनेता भी होते हैं। इसी तरह मिथुन, तुला और कुंभ ये तीन शूद्र वर्ण की राशियां हैं और इन तीनों ही राशियों में से किसी भी राशि का लग्न हो तो उस जातक का वर्ण शूद्र होता है। अब शूद्र का मतलब आप तथाकथित रूप से जो ज्ञानियों द्वारा व्याख्या की गई है वो निकाल रहे हैं, तो यह यहाँ पर जरा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि शूद्र वर्ण वाले अनेकों लोग राजनेता भी हुए हैं, सरकारी अधिकारी भी होते हैं, प्राइवेट नौकरी में भी होते हैं, सभी तरह के धंधों में होते हैं। तो शूद्र का मतलब वह नहीं होता है। शूद्र का मतलब होता है सेवा। खैर आगे समझते हैं हम इसको भी। और शेष बचे तीन लग्न यानी कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीन राशियां ब्राह्मण वर्ण की राशियां होती हैं और इन तीनों ही राशियों में यदि लग्न पड़ता हो तो वह जातक ब्राह्मण वर्ण का होता है। और स्वाभाविक ही आपने देखा होगा कि ब्राह्मण वर्ण के जातक भी सभी धंधों में पाए जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वह ब्राह्मणत्व ही करे। अब एक बात आपको यहाँ हम बता देते हैं कि आपको यदि इनको याद रखने में कोई दिक्कत आ रही हो, क्योंकि फलित में जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो यह आपको बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। और इसको याद रखने का एक सबसे सरल सूत्र यह है कि हर पांचवी राशि उसी वर्ण की होती है, यानी चार ग्रुप हैं इनके वर्णों के, तो राशि से पांचवी राशि उसी वर्ण की होती है। जैसे मेष राशि से पांचवी राशि सिंह राशि, सिंह से पांचवी राशि धनु राशि। तो मेष, सिंह, धनु ये क्षत्रिय वर्ण की हैं। इसी तरह से वृष, कन्या, मकर वैश्य वर्ण की। और इसी तरह आप बाकी भी देख लीजिए, क्योंकि हर राशि से पांचवी राशि आंख मींच कर आप समझ लीजिए कि उसी वर्ण की है। तो ये एक सिंपल सा छोटा सा सूत्र है जिसे आप ध्यान में रखिए। अब शुरू में हमने आपसे जो बात की कि इन वर्णों का फलित में कैसे उपयोग करना है और इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझते हैं। तो देखिए, वर्ण का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि वर्ण तय होता है लग्न की राशि से। और आप जानते हैं कि लग्न ही हमारा जन्म स्थान है, लग्न ही हमारा यश, मान, सम्मान है। तो जाहिर सी बात है कि लग्न और वर्ण महत्वपूर्ण हो जाता है। और फलित में इसका कैसे उपयोग करेंगे यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके रिजल्ट भी बहुत सटीक मिलते हैं। हम लोग जो लग्न को इतना महत्व देते हैं उसके पीछे कारण यही है। इसको ठीक ढंग से फलित करने की कला आनी चाहिए, फिर यह बहुत आसान लगने लगता है। हमने पूर्व के चैप्टर्स में आपको भावों के एक्टिव और डीएक्टिवेट होने के बारे में बताया था कि किस तरह से भाव एक्टिव होते हैं और किस तरह से डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अब आप मान लीजिए कि लग्न
डीएक्टिवेट हो रहा है और द्वादश भाव एक्टिव हो रहा है। ठीक है, लग्न डीएक्टिवेट और द्वादश एक्टिवेट। तो इस स्थिति में क्या होगा, और यदि लग्न को यहाँ पर जो डीएक्टिवेट कर रहा है वह ग्रह यदि नक्षत्र स्वामी है, तो पक्का समझ लीजिए कि जातक का जन्म स्थान 100% छूट जाएगा। और यह जातक जिसका लग्न डीएक्टिवेट हो रहा है और द्वादश एक्टिव हो रहा है, वह कभी भी अपने वर्ण के अनुरूप कार्य व्यवसाय में सफल नहीं हो पाएगा। यानी जन्म स्थान छूटेगा और अपने वर्ण के अनुरूप कार्य में वह कभी भी सफल नहीं होगा। इसका कुल मतलब यही है। और जब तक ये जातक अपने जन्म स्थान पर रहेगा तब तक यह सफलता भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। वैसे उदरपूर्ति तो सभी करते हैं, पर जो ऊंची उड़ान के सपने होते हैं वो इन जातकों के लिए जन्म स्थान को त्यागने के पश्चात ही मिलते हैं। और साथ में एक बात और बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि लग्न डीएक्टिवेट होता है और द्वादश एक्टिव होता है, तब जातक अपने वर्ण से गिरता है, जन्म स्थान से उसको दूर जाना पड़ता है। ठीक ऐसी ही स्थिति लग्न डीएक्टिवेट हो और अष्टम एक्टिव हो जाए तब भी यही स्थितियां बनेंगी। इस बात का आप ध्यान रखिए। अब यह बात की हमने नक्षत्रपति के बारे में। अब मान लीजिए ऐसी ही स्थिति यानी लग्न डीएक्टिवेट और द्वादश अथवा अष्टम एक्टिवेट हो रहे हैं, तो उस ग्रह के दशाकाल में ऐसे फल भोगने पड़ते हैं और इसकी अवधि भी उस दशाकाल के जितनी ही होती है। आइए इस बात को जरा विस्तार से समझने के लिए हम एक उदाहरण कुंडली को देखते हैं, जिससे यह बात पूरी तरह से समझ में आ जाए और आप इसका उपयोग भी कर पाएंगे। यहाँ आपके सामने एक तुला लग्न की कुंडली है और इसमें बुध लग्न में ही बैठे हैं और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यही बुध नक्षत्र स्वामी है। अब यहाँ बुध की उच्च राशि कन्या 12वें भाव में है तो 12वां भाव एक्टिव होगा। 12वें भाव से दूसरे बैठे हैं तो ये दूसरा भाव भी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। और नवमेश हैं तो स्वाभाविक है कि नवम भाव भी एक्टिव होगा। और बुध की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है तो ये सप्तम भाव यहाँ पर एक्टिव होगा और इस भाव में ही स्थित यह मेष राशि यानी लग्न यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमको यहाँ पर 2, 7, 9 और 12 ये 4 भाव एक्टिव मिले। इसके साथ ही नवम के सामने तीसरा डीएक्टिवेट हो जाएगा, द्वादश के सामने छठा भाव डीएक्टिवेट हो जाएगा और दूसरे के सामने 8वां भाव भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। और लग्न पहले ही डीएक्टिवेट हो चुका है, सप्तम यहाँ पर बढ़ चुका है दृष्टि की वजह से। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमको 2, 7, 9 और 12 ये एक्टिव भाव मिल गए हैं और 3, 6, 8, 1 ये डीएक्टिवेट हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा भाव बढ़ा हुआ है तो जातक अच्छा वक्ता होगा ही और द्वादश की वजह से त्वरित निर्णय लेने वाला भी होगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और यहाँ सप्तम भाव एक्टिव है तो ये सप्तम भाव एक्टिव कब होगा, ये होगा विवाह होने के पश्चात। देखिए कोई भी घटना जब घटती है, कोई भी रिश्तेदार संबंधी ये जीवन में ऐड होते हैं तब वह भाव जागृत होने के पूरे फल देता है। जैसे लग्न जन्म के साथ ही एक्टिव हो जाता है, चतुर्थ भाव माँ का है, दशम पिता का है, तो लग्न चतुर्थ और दशम ये तो जन्म के साथ ही एक्टिव हो जाते हैं। पर सप्तम भाव एक्टिव होने के लिए जीवन साथी का आना जीवन में बहुत जरूरी है, तभी सप्तम भाव एक्टिव होगा। और जैसे ही इस जातक का सप्तम एक्टिव होता है तो यह एक तरह का लक्ष्मी योग बना देगा, यानी यहाँ पर परिवार भी बढ़ेगा। यानी नक्षत्र स्वामी है तो इस जातक को जीवन में भौतिक रूप से ये सारी प्राप्तियां होंगी। दूसरा, 7वां, 9वां, 12वां ये सारे फल इसको सहजता से उपलब्ध होंगे। यानी कुल मिलाकर तुला लग्न में देखा जाए तो बुध की लग्न में यह एक बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है भौतिक रूप से। और चूंकि यह नक्षत्रपति है तो इस स्थिति में जातक के जन्म के साथ ही इसके पिता को, माता को यानी संपूर्ण कुटुंब को अच्छे फल मिलने लगते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं कई जगह
कि ये बच्चा जब से पैदा हुआ तब से घर में वारे नारे हो गए। तो ये ऐसी ही स्थिति कुछ इस बुध की है यदि यह नक्षत्र स्वामी हो तो। पर अब यहाँ देखिए वर्ण के अनुसार यहाँ लग्न डीएक्टिवेट हो रहा है, यानी यह जातक वर्ण से गिरेगा, वर्ण से हटेगा। और लग्न कमजोर यहाँ पे डीएक्टिवेट हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर की हानि होगी। शरीर के हानि की अवस्थाएं अलग होती हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए कि यह नवमेष है और नवमेष के पास मार्कत्व नहीं होता है, तो यहाँ पर शरीर की कोई हानि नहीं होगी, यहाँ पर वर्ण की हानि होगी। अब वर्ण की हानि से यहाँ पर अभिप्राय क्या है इसको समझ लीजिए। यानी जातक को अपना जन्म स्थान त्यागना पड़ेगा, ये लग्न जन्म स्थान त्यागना पड़ेगा। और यदि ये नक्षत्र स्वामी है तो स्थितियां अपने आप ऐसी बन जाती हैं कि इसका जन्म स्थान छुड़वा ही देंगी, इसमें कोई ज्यादा संशय नहीं है। दूसरे आप देखिए जातक यहाँ पर तुला लग्न का है यानी शूद्र वर्ण का है, तो इस जातक को अपने वर्ण अनुरूप कार्य नहीं करने देगा, वर्ण से इसको हटा देगा, ये वर्ण यहाँ पर खत्म करेगा। मतलब ये जातक अपने वर्ण से हटकर जीवन में कोई कार्य करेगा। अब वर्ण तो शूद्र है, अब शूद्र का आप ये मतलब लगाइए जो ज्ञानियों ने और इन्होंने बता रखा है, शूद्र का मतलब होता है सेवाभावी, दूसरों की अच्छाई भलाई सेवा करने वाला। चलिए अब यहाँ तक भी ठीक है। फिर आप कहेंगे कि वर्ण से हट गया तो फिर वर्ण का मतलब क्या हुआ? तो वर्ण से हटने का मतलब यही है कि यह शुद्ध रूप से सेवा कार्य होने की बजाय ये राजनेता भी हो सकता है, सरकारी अधिकारी भी हो सकता है, प्राइवेट नौकरी में भी हो सकता है, कोई उद्योगपति भी हो सकता है। लेकिन इस वर्ण की वजह से यह जिस किसी भी फील्ड में हो उस फील्ड में इसमें सेवा भावना अवश्य रहेगी। मान लीजिए ये राजनेता है तो भी पब्लिक की भलाई सोचेगा, सरकारी अधिकारी है तो भी इसमें पब्लिक के प्रति एक सेवा भाव रहेगा। यानी यह चाहे जिस फील्ड में भी हो इसके अंदर सेवा भावना मौजूद ही रहेगी। इसका आचरण ऐसा रहता है कि लोगों की भलाई करे, सहायता करे, जिस भी रूप में जितना भी यह सक्षम हो। शूद्र से कुल मतलब ये है, यानी ये जो इसका वर्ण है ये इसके स्वभाव से नहीं जाएगा, परिस्थितियों के अनुरूप ये अन्य किसी भी कार्य में हो सकता है। अब मान लीजिए कोई वैश्य वर्ण का जातक हो और वह ज्योतिष के कर्म में ही हो तो भी उसमें एक व्यापार की वृत्ति रहेगी। आप जो देखते हैं कि ये नग बेचने का काम ये वो खाली व्यापारी बुद्धि लगाएगा। किसी भी प्रोफेशन में हो वर्ण के अनुसार जातक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, उसमें वो आचरण रहता ही है। वर्ण का कुल मतलब इतना है। लेकिन जब वर्ण से वह हटेगा, जैसा हमने आपको उदाहरण दिया, तो उस समय में कार्य वह कुछ भी कर सकता है लेकिन उसमें मूल भावना वही रहती है। अब आइए देखते हैं कि यह बुध यदि नक्षत्रपति नहीं हो, मान लीजिए किसी अन्य नक्षत्र में इस जातक का जन्म हुआ है, तो यह घटनाएं कब घटेंगी? ये फल तो मिलने हैं इसको, चूंकि बुध यहीं पर बैठा है। तो जब भी इस बुध की दशा आएगी तब जातक के साथ ऐसा ही होगा, इसको जन्म स्थान भी त्यागना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर जो नक्षत्रपति के फल हमने आपको बताए वो फल इसको इस बुध के महादशा काल में मिलेंगे यदि यह नक्षत्र स्वामी नहीं हो तो। और नक्षत्र स्वामी है तो वो जन्म से ही मिलने लगते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि जहां भी लग्न डीएक्टिवेट हो रहा है वहां पर वर्ण की हानि समझनी चाहिए। लग्न के डीएक्टिवेट होने से जो समझते हैं कि शरीर की हानि हो रही है, उसकी बजाय आप इसको वर्ण से जोड़कर देखें। जब आप वर्ण को इस तरह से उपयोग में लेना शुरू करेंगे तो फल कथन में एक सटीकता आती है। वर्ण से गिरने का मतलब यह नहीं है कि शरीर की हानि हो जाएगी। कई लोगों के ऐसे मैसेज मिलते हैं, कुछ से फोन पर भी बात होती है कि लग्न डीएक्टिवेट हो रहा है तो वो समझते हैं कि शरीर खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसको वर्ण को आप ध्यान में रखिए और ठीक जो हमने आपको उदाहरण बताया है इसी अनुरूप आप अन्य जगह पर, कुंडली तो कई तरह की होंगी, तो उन पर भी आप इसी तरह अप्लाई करके और इसको उपयोग में ले सकते हैं। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।